बेटा हम मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे और आपके बुक में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है वो अल्काइल हैलाइड्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो हम अल्काइल हैलाइड्स को देखते हुए मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, तो हमारी मेन हेडिंग तो है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन हम बेसिकली किसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं? इन अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो दो तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम देखेंगे SN2 रिएक्शन। पहले हम किसे ऑब्जर्व करेंगे? SN2 रिएक्शंस। अब देखो जरा गौर से इस SN2 रिएक्शन को, यहां से एक एमसीक्यू आता है, व्हाट इज मीन बाय टू स्टैंड्स फॉर। तो S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और यहां पर 2 का मतलब होता है बायमॉलिक्यूलर। 2 का मतलब क्या होता है? बायमॉलिक्यूलर। मतलब इसको पढ़ेंगे किस तरीके से? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे इसको? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस बायमॉलिक्यूलर को बायमॉलिक्यूलर कहने की क्या वजह है, ये पहले इसका हम पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सेंटेंस बता दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है यहाँ पर दो चीजों पर, एक रिएजेंट और दूसरा मतलब एक सबस्ट्रेट और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी। इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो कैसे डिपेंड करता है, क्या तरीकेकार है, देखते हैं उसको। हमने ये देखा था अभी कुछ देर पहले कि SN2 रिएक्शन कौन से अल्काइल हैलाइड करते हैं? SN2 रिएक्शन आपके पास जनरली तौर पर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स करते हैं। So 1 degree alkyl halides generally proceeds which nucleophilic substitution reaction? 1 degree alkyl halide proceeds the bimolecular nucleophilic substitution reaction। ठीक है, अब ये किस तरीके से, इसका मैकेनिज्म बेटा आपके बोर्ड एग्जाम से पूरा कंप्लीट लिखने के लिए आता है। अब यहाँ पर आपके पास हमने क्या कर दिया, एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया, लेट्स सपोज CH3X। सही से समझोगे इस मैकेनिज्म को? ठीक है, अगर इस मैकेनिज्म को समझ लोगे तो इसका डिफरेंस भी यहीं से समझ आ जाएगा, तकरीबन 3 से 4 पॉइंट्स यहीं से क्लियर हो जाएंगे आपको। यहाँ पर हमने ले लिया एक अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब अगर इस अल्काइल हैलाइड को देखें तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? ये है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री। हमें कैसे पता चला 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है? वो कार्बन जो हैलोजन से अटैच है वो मजीद 3 हाइड्रोजन से अटैच है, इसीलिए इस अल्काइल हैलाइड को हमने क्या बोला? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसका 1 डिग्री कार्बन है। अब इसका रिएक्शन हमने कराया एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। किससे कराया? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। अब यहां से एक एमसीक्यू क्या बनता है वो समझोगे। देखो, नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। तो इसी वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये सामने की तरफ से इंटर नहीं हो सकता। ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन सेंटर पर सामने की तरफ से अटैक नहीं हो सकता। ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां से अटैक करेगा बेटा? ऑन द बैक साइड ऑफ द कार्बन एटम वेयर द हैलोजन इज अटैच्ड। हैलोजन जिस तरफ अटैच्ड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। डायरेक्टली सामने से नहीं जा सकता बिकॉज मॉलिक्यूलर हिंड्रेंस है, नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, इसलिए बैक साइड से अटैक करता है। एमसीक्यू आता है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन करते हुए न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करता है? कार्बन सेंटर पर, ऑन एग्जैक्टली बैक साइड टू द कार्बन एटम वेयर द हैलोजन इज अटैच्ड। हैलोजन जिस तरफ अटैच्ड है कार्बन के साथ उसके बिल्कुल पीछे से, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड से अटैक करता है। और रीजन आता है क्यों? बिकॉज
नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। इसी वजह से वो बैक साइड से अटैक करता है, जहां पर हैलोजन अटैच है वहीं से घुसने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वहां पर क्या होती है, उसको रिपल्जन लगती है। अब क्या होगा, यहां पर बेटा ट्रांजिशनल स्टेट आएगी। कौन सी स्टेट आएगी, ट्रांजिशनल स्टेट। ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। अब यहां पर होगा ये, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना शुरू होगा और न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनना शुरू होगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉन्ड टूट भी रहा हो और बन भी रहा हो, उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशनल स्टेट। मतलब फाइनल प्रोडक्ट और स्टार्टिंग रिएक्टेंट के दरमियान जो भी हालत होती है किसी एक सब्सटेंस की, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल स्टेट कहते हैं। मतलब दरमियान की हालत उसकी क्या है। तो ये कार्बन एटम, ये उसके हाइड्रोजन एटम्स, यहां पर उसके साथ क्या लगा होता बेटा, हैलोजन, और बैक साइड से उसका बॉन्ड किससे बनना शुरू हो गया, न्यूक्लियोफाइल से। किससे बनना शुरू हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो ये वो स्टेज है जिस स्टेज पर कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां से हैलाइड आयन लीव कर रहा है, मतलब जा रहा है निकल करके, और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बना रहा है, जबकि हैलाइड आयन यहां से क्या हो रहा है, लीव हो रहा है। सही है। तो यहां पर लीविंग का प्रोसेस कौन परफॉर्म कर रहा है, हैलाइड आयन, और पीछे से बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। इस स्टेट को हम कौन सी स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशनल स्टेट। कौन सी स्टेट, ट्रांजिशनल स्टेट। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। मतलब कार्बन की जो भी चीजें लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रही थी, वो सारी चीजें राइट पर, और जो कुछ लेफ्ट पर है वो राइट साइड पर आपको नजर आएगा। इसका मतलब क्या है, अब देखो ट्रांजिशनल स्टेट बनने तक का प्रोसेस, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू में स्लो होती है, फिर उसके बाद प्रोसेस फास्ट हो जाता है। फास्ट कब होगा, जब तकरीबन हैलाइड का बॉन्ड तकरीबन खत्म हो चुका होगा, न्यूक्लियोफाइल तकरीबन अपना बॉन्ड बना चुका होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, और अब उसका बॉन्ड बन चुका है किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, उसका बॉन्ड किसके साथ बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। और जो हैलाइड आयन है वो वहां से लीव करके जा चुका है। सही है, जो हैलाइड आयन है वो क्या हो चुका है बेटा, यहाँ से लीव करके जा चुका है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। सही है, यहाँ पर एक पॉइंट है दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, लेट सपोज आप ये तीन उंगलियों को समझें, कार्बन एटम, ठीक है, ये उसके साथ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। यहाँ पर क्या है, कार्बन एटम पीछे की साइड पर तीनों हाइड्रोजन मौजूद है। दिस इज कॉल्ड, आपके लिए क्या है, राइट साइड। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था, और राइट साइड पर कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन। प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट बनने के बाद ये हो गया इन्वर्ट। सारे हाइड्रोजन जो कि राइट साइड पर थे, अब ये सारे कहाँ चले गए, लेफ्ट साइड पर। पहले फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ था, लेफ्ट साइड पर। अब जो न्यूक्लियोफाइल लग गया है, मतलब अब जो नया फंक्शनल ग्रुप लग चुका है, वो कहाँ लग गया है, लेफ्ट साइड पर। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसके डिफरेंसेस के दौरान आप एक पॉइंट मेंशन करते हैं SN2 और SN1 रिएक्शन में, इस जो सबस्ट्रेट है, कौन, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है जिस पर अटैक हो रहा हो। सही है। तो जो सबस्ट्रेट है उसमें मौजूद कार्बन एटम की प्रोडक्ट बनने के बाद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। मतलब वो बिल्कुल क्या हो जाता है, इन्वर्स कर लेता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन। सही है। आपसे डेफिनेशन पूछते हैं ट्रांजिशनल स्टेट की, अ स्टेट इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब एक ही लम्हे में, एक ऐसा टाइम जिस पर बॉन्ड टूटता हुआ भी नजर आ रहा है और बॉन्ड बनता हुआ भी नजर आ रहा है, उस वक्त को, उस लम्हे को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल स्टेट। तो ये किसका मैकेनिज्म था, ये था आपके पास
मैकेनिज्म ऑफ बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसका मैकेनिज्म था ये? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब सवाल सुनना, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में आता है, मैकेनिज्म ऑफ बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज पता होनी चाहिए बेटा आपको इस प्रोसेस के दौरान, हमेशा याद रखिएगा, हैलाइड आयन जो लीव करके जा रहा है उसका बॉन्ड कार्बन के साथ वीक होना चाहिए, और जो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और ये कब होगा? जब आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बेहतर हो, बनिस्बत किसके लिहाज से? बनिस्बत लीव करने वाले हैलाइड आयन के लिहाज से। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आकर लगेगा हैलोजन की जगह पर, हैलाइड आयन की जगह पर, वो पहले के मुकाबले में क्या होना चाहिए? बेहतर। अब इसकी मिसाल हमारे माशरे में कहाँ मिलती है? बहुत जबरदस्त सी मिसाल है। पहले तलाक के बाद जो दूसरी खातून इंटर होंगी, उनको पहले के लिहाज से बेहतर होना जरूरी है, या फिर यहाँ पर तलाक करवाई जा रही है, खुद ब खुद हो नहीं रही है, बैक साइड से इंटर हो रही है, वो एज अ रिजल्ट खुद ब खुद जो ऑलरेडी अटैच्ड है वो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो रहा है? लीव हो रहा है। फाइनली बिल्कुल ही लीव हो गया। तो वो आहिस्ते आहिस्ते खुद जब अटैच्ड हो रही है तो वो पहले वाले को क्या किया जा रहा है? लीव किया जा रहा है। तो अ पर्सन शुड नो कि जो अटैच्ड हो रहा है वो पहले के मुकाबले में बेहतर होना चाहिए, और जो लीव कर रहा है वो पहले के मुकाबले में, मतलब बाद के मुकाबले में बेकार है। तभी पहले वाले को लीव करना, दूसरे वाले को अलाउ करना, वरना ये प्रोसेस नहीं हो सकता। हमारे माशरे में बिफोर द मैरिज ये चीज उल्टी नजर आती है। हर आने वाला बंदा पता है अच्छा है नहीं है कुछ नहीं पता, बस जो आ रहे ओके वेलकम। कार्बन भी बेचारा 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। हमारे माशरे में मर्द हजरात हो या खवातीन, बिफोर द मैरिज 4 या 5 5 6 6 7 7 भी नजर आता है एट अ टाइम। बॉन्ड टूट नहीं रहा, बस बनता चला जा रहा है। सही है। खैर, तो ये किसका मैकेनिज्म था हमारे पास? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर सवाल क्या आता है? आपको कोई भी एक अल्काइल हैलाइड दे देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आपके पास अल्काइल हैलाइड है इथाइल क्लोराइड। क्या है बेटा? इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, इथाइल क्लोराइड क्या होता है? C2H5Cl। इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो पहले देखना ये जरूरी है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कौन सा अल्काइल हैलाइड है। तो देखिए बेटा, CH3 CH2Cl, सही है, CH3 CH2Cl। अब वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप हैलोजन के साथ अटैच्ड है, वो कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है? 2। तो अभी हमने देखा था कि अगर कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप हैलोजन के साथ अटैच्ड हो और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हो और एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई? इस कार्बन की डिग्री हो गई 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन एटम कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा? बायमॉलिक्यूलर करेगा। कौन सा करेगा? बायमॉलिक्यूलर। आपको कहते हैं कि इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएं किसके साथ? आप इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएं सोडियम साइनाइड के साथ। किसके साथ कराएं? लेट्स सपोज सोडियम साइनाइड के साथ। तो मुख्तलिफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंसेस आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर 167 पर मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल्स की एग्जाम्पल दी गई है। पहली एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल की दी गई है NaOH। मैंने कहा ये NaOH एक न्यूक्लियोफिलिक प्रोड्यूस करने वाला रिएजेंट है, मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करने वाला रिएजेंट है। कैसे? जब ये NaOH टूटेगा, इसके टूटने से बनेगा Na+ और OH-। OH- is a stronger negative charge species and it is a best nucleophile। तो NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन है? उसका OH- है। अगली एग्जांपल C2H5ONA। सही है। ये कब बनता है? जब हम ईथर्स को रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, तो ये सॉल्ट ऑफ ईथर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट ऑफ ईथर। सॉल्ट ऑफ ईथर में सोडियम पे चार्ज होता है पॉजिटिव, C2H5O पर चार्ज होता है नेगेटिव। ये जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा बेटा? ये टूटेगा Na+ और C2H5O नेगेटिव में।
सही है। अब ये क्या है आपके पास, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है बेटा आपके पास, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगला देखिएगा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इन्होंने मेंशन किया है KSH। KSH जब टूटेगा, ये टूटेगा K प्लस में और SH माइनस में, तो KSH में न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, उसका SH माइनस, ठीक है। अगला सब्सटेंस कौन सा है बेटा, सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड जब ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो Cl माइनस क्या हो गया, साइनाइड, एंड क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। एमसीक्यूज क्या आता है आपके पास, आपको कहेंगे भाई कि NaCN का न्यूक्लियोफाइल कौन है, Na प्लस Cl माइनस या बोथ या नन ऑफ दीस, तो क्या ऑप्शन होगा, Cl माइनस। NaOH का न्यूक्लियोफाइल कौन है, Na प्लस या OH माइनस, तो क्या हो गया, OH माइनस। सर जोड़कर खवातीन की तरह मजमे के अंदर बैठकर पूरी दुनिया से दस्तबरदार होकर सिर्फ वाहिद एक औरत ही होती है जो ऐसे बात कर सकती है। लेकिन यार तुम लोग मतलब मुनीब और रिजहान और इकबाल और तुम, इसका भी नाम बता दो, नाम बता दो इसका भी जल्दी से, बासित, भरपूर अंदाज में लगे पड़े हो, मतलब कि खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब यहाँ से अगर मैं सोचूं कि चलो इधर सर जोड़ के बैठे, इधर सर जोड़ के नहीं बैठे, इनको समझ आ गया कि बेटा वीडियो के दौरान तो एटलीस्ट नहीं बोलना, उधर सर नाम ले ले रहे हैं आजकल, छोड़ नहीं रहे, फिर भी इधर लगा पड़ा है मजे से, बिल्कुल आश्रय ही नहीं है। देखो यहाँ पे इधर एमसीक्यू आता है भाई, सुन लो इस चीज को। ये C2H5O आपके पास मौजूद है, आपको कहते हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, Na प्लस है, C2H5O है या बोथ या नन ऑफ दीस, तो इसका आंसर क्या होगा, C2H5O जो नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा ये न्यूक्लियोफाइल होगा, सही है। अब आपके पास सवाल क्या आया है, सवाल आया है कि C2H5Cl इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करके दिखाएं, किसके साथ, NaCN के साथ, सोडियम साइनाइड के साथ, विथ मैकेनिज्म। क्या बोला है आपको, इस रिएक्शन को लिखकर दिखाएं कैसे, विथ मैकेनिज्म। अब विथ मैकेनिज्म का मतलब आपको एक अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ऐसे सब्सटेंस के साथ कराना है जिसमें से प्रोड्यूस होगा न्यूक्लियोफाइल, तो आपको बकायदा उसका पूरा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन लिखकर दिखाना है, सही है। तब आप इसको कैसे करेंगे, अब ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे, सही है। कैसे करेंगे, देखो इस रिएक्टेंट की जगह पर हमने क्या लिखना है, अल्काइल हैलाइड। क्या है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, C2H5Cl। अब इसको कैसे लिखेंगे, ओपन करके इस तरीके से, देखो मैं लिख दूंगा लेट सपोज CH3 CH2Cl, लिख सकता हूं ना भाई, इसको ऊपर लिख दिया CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये हो गया C2H5Cl। कार्बन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव। रिएक्शन किससे कराने के लिए कह रहा है, सोडियम साइनाइड से, NaCN। साइनाइड पे चार्ज नेगेटिव, सोडियम पे चार्ज पॉजिटिव। बाकायदा बोला है मैकेनिज्म के साथ लिखो, इसके साथ लिखो मैकेनिज्म के साथ। अब मैकेनिज्म के साथ लिखने का मकसद ये, सोडियम साइनाइड का साइनाइड आयन अटैक करेगा बैक साइड ऑफ कार्बन एटम से, ठीक है, वेयर द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज बीइंग प्रेजेंट। अब क्या होगा, पहला प्रोसेस क्या होगा आपके पास बेटा, स्लो, और यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रांजिशनल स्टेप नजर आएगा आपको। अब ट्रांजिशनल स्टेप आप कैसे बनाएंगे, ये कार्बन, ये रहा आपके पास CH3 मर दिया, ऊपर लगा दो, बकिया हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ऊपर बना दिया, एक हाइड्रोजन नीचे। बॉन्ड किसके साथ ब्रेक हो रहा है, क्लोरीन के साथ, तो ये यहाँ से लीव कर रहा है। बॉन्ड बन किसके साथ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन है, साइनाइड आयन है, सही है। तो बॉन्ड यहाँ से बन रहा है और उधर से बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये कौन सी स्टेट हो गई, ट्रांजिशनल स्टेट। कौन सी स्टेट हो गई, ट्रांजिशनल स्टेट हमने दिखा दी। अब इसके बाद प्रोसेस कौन सा होगा बेटा, फास्ट। कौन सा प्रोसेस होगा, फास्ट। और फास्ट प्रोसेस के दौरान ये हैलाइड आयन निकलकर चला जाएगा, कार्बन के साथ CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस एंड पर क्या लग जाएगा बेटा, उसका साइनाइड आयन, सही है। अब क्या हुआ, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब देखो होना क्या है, यहां से जो Cl निकला है उसको मैं यहाँ पर Cl माइनस नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, इस NaCN से बचा हुआ जो सोडियम है वो उससे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम साइनाइड, दैट इज NaCN विल बी फॉर्म। तो ये आपने इथाइल क्लोराइड का सोडियम साइनाइड के साथ मैकेनिज्म के जरिए से पूरा बाकायदा प्रॉपर रिएक्शन लिखकर दिखाया। समझ आई बात,
अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है, या फिर आप सॉरी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन सा है आपके पास? ये एक रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट कौन है? सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। इसमें रिएक्टेंट कौन है? सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। यहां से एक रीजन का आंसर निकलेगा। कौन से रीजन का आंसर? बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को क्यों बोलते हैं, उसका नाम ये क्यों रखा गया? क्योंकि बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सबस्ट्रेट के भी। सबस्ट्रेट का मतलब अल्काइल हैलाइड और अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल पर भी। मतलब SN2 रिएक्शन में मौजूद जो रिएक्टेंट है उसमें आपके पास, अगर आप इस रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हैं तो रेट निकालने के लिए आपको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी लेना होगा और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी। तो SN2 रिएक्शन में रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की भी कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन पर। अब देखो इसके ऊपर पावर क्या है? 1, इसके भी ऊपर पावर क्या है आपके पास? 1। तो 1 + 1 का आंसर क्या आ गया? 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकला? सेकेंड ऑर्डर। क्या आया? सेकेंड ऑर्डर। तो बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? 2। बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद, रेट एक्सप्रेशन लिखने के बाद ऑर्डर क्या निकलता है? 2 निकलता है। तो आप दोनों तरह से आंसर दे सकते हैं। ज्यादा बेहतर क्या बताता हूं आपको, कहना है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम आपने क्यों रखा है? बिकॉज इस रिएक्शन में रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर भी और रेट डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पर भी, दोनों पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम इसका जो नाम रखते हैं वो रखते हैं बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि रेट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? तो बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर। क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर। क्लियर हो गई बात? जिसमें 1 की वैल्यू किससे आती है? पहले वाले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से, और बकिया 1 कहां से आता है? न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन से। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म किसका कंप्लीट हो गया? बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया मुकम्मल। ठीक है।